करंट एक्सक्लूसिव में आज चर्चा का विषय है टूरिज्म। G20 के TWG टूरिज्म वर्किंग ग्रुप कमेटी की बैठक में आज मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि इंडिया वांट्स टू बिकम अ 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं टूरिज्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टूरिज्म के बेनिफिट्स, फिर टाइप्स, फिर चैलेंजेस के बारे में भी जानेंगे, फिर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या स्टेप लिए गए हैं वो सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अपन लोग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सबसे पहले जानने से पहले ये जान लें कि जैसा कि आप जानते ही होंगे कि टूरिज्म का जीडीपी में जो टूरिज्म का योगदान है वो 5% है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे ही टूरिस्ट हमारे देश में बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसे बढ़ेंगे, पैसे आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दूसरी जो चीज़ें होंगी वो इकोनॉमिक इंक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कैसे ग्रो करेगा। तो जैसे मान लीजिए कहीं किसी अमेरिका देश से आ रहे हैं तो वो डॉलर लेकर के आएंगे, कहीं यूरोपियन यूनियन से आ रहे हैं तो पाउंड लेकर के आएंगे, न्यूगल ड्रम लेकर के आएंगे या कुछ और लेकर के आएंगे। तो वो क्या करेंगे यहाँ पे आकर के हमारा जो है रुपये के साथ वो एक्सचेंज करेगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि इंटरनेशनल हमारा रिकॉग्निशन, हम जो है इंटरनेशनल लेवल पे सौदा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो जिससे हमारा क्या होगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा, हमारा वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे ही हमारा जो टूरिज्म जो सेक्टर बढ़ेगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना कैसे स्टार्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जैसे ही जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस कोई घोषित होता है तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, फिर उसके बाद बस स्टैंड्स वगैरह, फिर रेलवे की जो रीच है वो भी वहाँ तक बहुत बहुत तेज़ी से पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो गया। फिर जो चौथी चीज़ें हैं वो प्रिवेंशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। जो हमारा जो है कल्चर और हेरिटेज का वो भी प्रिवेंशन होगा। हमारा जो कल्चर है, जो भी चीज़ें हैं और हेरिटेज, वो तो प्रिवेंट होगा ही। और जो पांचवी चीज़ है जो हमारा जो होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का कहने का सेंस ये होगा कि जैसे ही हमारा अर्निंग्स बढ़ेगा, जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारा अर्निंग्स बढ़ेगा, तो वैसे ही क्या होगा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है, अगला जो पॉइंट है वो 6 पॉइंट है, वो इंक्रीज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। अवेयरनेस कहने का सेंस है कि जैसे मान लीजिए किसी देश से कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बुलिंग कर देते हैं उसका। तो जिससे क्या होगा कि जैसे ही टूरिस्ट आएंगे हमारे पास तो उससे इंटरेक्शंस वगैरह होंगे, उनकी संस्कृति से परिचित होंगे, तो फिर हम लोग उससे क्या होगा कि हमारा जो है अवेयरनेस भी बढ़ेगा और जो टूरिस्ट वगैरह आएंगे उनके बीच हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, वो भी हमारा अच्छा होगा। फिर जो अगला पॉइंट है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। वो जैसा कि आप 6 पॉइंट में ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो हमारा इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा। तो ये हो गए हमारे बेनिफिट्स। अब हम अपन लोग बात कर लेते हैं टाइप्स, कौन कौन से प्रकार के टूरिज्म होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिज्म। रिलीजियस में आप इसको देख सकते हैं, अजंता हो गया, अलोरा हो गया, ताजमहल वगैरह हो गए, फिर महाबालेश्वर का मंदिर हो गया। फिर आप जो बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स वगैरह हैं जैसे बोध गया वगैरह हैं, इन सब जगहों पे जो टूरिस्ट जो घूमने आते हैं वो हो गया रिलीजियस और कल्चरल टूरिज्म हो गया। दूसरा जो है आपको एडवेंचर टूरिज्म हो गया। एडवेंचर में आप देख सकते हैं ट्रैकिंग को देख सकते हैं, स्कीइंग को देख सकते हैं, पैराग्लाइडिंग्स वगैरह को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो करने के लिए आते हैं वो उसको हम लोग एडवेंचर टूरिज्म की श्रेणी में रखेंगे। तीसरा जो आप देख सकते हैं वो बीच टूरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। तो बीच टूरिज्म में क्या हो सकता है कि आप गोवा का बीच देख लिए, एकदम टोटली डिफरेंट। फिर उड़ीसा का देख लीजिए, वो भी टोटली डिफरेंट। केरला हो गया, फिर उसके बाद आप लक्षद्वीप में जा सकते हैं मूंगा के लिए, कोरल रीफ्स वगैरह देखने के लिए। फिर उसके बाद आप अंडमान निकोबार में जा सकते हैं। अंडमान निकोबार में स्कूबा डाइविंग्स वगैरह की बहुत बहुत अच्छी सुविधाएँ हैं, तो वहाँ पे विदेशी लोग पर्यटन के दृष्टिकोण से वहाँ पे जाते हैं। और जो चौथा जो है वो इको टूरिज्म में आप हिमालयाज़ ले सकते हैं, माउंटेन्स वगैरह ले सकते हैं, ग्लेशियर्स, पासेस, डेजर्ट्स, फिर उसके बाद मैंग्रोव्स वगैरह, इन सब चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं। मैंग्रोव्स के क्षेत्र में अभी जो है बजट 2023-2024 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक स्कीम लाई है, मिस्टी स्कीम, जो स्पेशली चंदन जी के लिए हम एक अलग से ये टॉपिक बनाएंगे, मिस्टी स्कीम क्या।
तो फर्दर हम लोग उसका आगे देखेंगे, ठीक है। जो पांचवा है वो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में आप देख सकते हैं जंगल सफारी, जू सफारी, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सब चीज़ों में जो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं तो उसको वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में रख सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा जो अगला जो पॉइंट है वो मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म आप जैसा कि जानते हैं कि जो शल्य चिकित्सा है, जो सर्जरी का जो सर्जरी के क्षेत्र में इंडिया बहुत नामी गिरामी नाम अपना दमखम रखता है, तो उसके लिए भी दूसरे देश से जैसे पाकिस्तान वगैरह या और भी अदर भी कंट्री से हमारे यहाँ विजिट करने के लिए आता है। और दूसरी चीज़ है आयुर्वेदा या फिर योगा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट हो गया, तो फिर योगा ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग हमारे देश में कुछ लोग, बहुत सारे लोग भ्रमण करते हैं। और जो अगला जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रूरल टूरिज्म। हमारे जो संस्कृति है इन सब चीज़ों से पहचान बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, विजिट करते हैं इंडिया का, तो उस पर्पज से विजिट करते हैं, तो वो हो गया रूरल टूरिज्म। अब देखिए कि ये सारे चीज़ तो हो गए आपको बेनिफिट्स हैं, फिर टाइप्स हो गए, फिर अब कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे चैलेंजेस क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारे जगह अभी भी ऐसा है जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है, उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, ठीक है। सरकार उसमें अपना कदम भी बढ़ा रही है उस और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सीजनलिटी। अब सीजनलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च के बाद से अप्रैल से लेकर के आप सितंबर और अक्टूबर तक भारत इंडिया का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं या फिर अमेरिकन जो हैं वो अवॉइड करते हैं इंडिया आना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है। हाँ, बिजनेस पर्पज से आते हैं या फिर किसी और पर्पज से, किसी और पर्पज से आते हैं, तो वो एक अलग बात हुई, ठीक है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम बात करते हैं लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। स्टिल इंडिया के पास जो है स्किल्ड वर्कफोर्स की भारी कमी है, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं वो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो एनवायरमेंट भी सस्टेनेबल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि कुल्लू है, मनाली, इन सब जगहों, केदारनाथ वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लैंडस्लाइड, रेन बर्स्ट भी आपको देखने को मिलेगा। रेन बर्स्ट की वजह से फ्लश फ्लड भी आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भारी समस्याओं का कभी कभी क्या हर मौसम में हमको हर बारिश के मौसम में हमें सामना करने को मिलता है फ्लैश फ्लड का, ठीक है। अब जो है एक कल्चरल सेंसिटिविटी कहने का सेंस है कि उनका पहनावा ओढ़ावा जो यूरोपियन कंट्रीज वगैरह हैं उनका पहनावा ओढ़ावा हमारे संस्कृति से मैच नहीं खाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो क्राउड है उसको बुलिंग करने लगता है, जिसकी वजह से भी अवॉइड करते हैं बहुत सारे फॉरेनर इंडिया विजिट करने को। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे परमिट्स लेने में बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लाइसेंसेस बहुत चीज़ों में लेना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें हर्डल्स का सामना करना पड़ता है। और तो और यहाँ पे घूसखोरी है, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का भी सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आपको चैलेंजेस में बात कर लिया अपन लोग। फिर अब बात करते हैं स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन सा ऐसा स्टेप लिया गया है जो इस क्षेत्र को फलक तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं एक स्कीम्स जो है, दो चार स्कीम्स, देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन स्कीम और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग किसी एक दिन डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक पे विस्तार से, ठीक है। तो ये सारे जो स्कीम्स है ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लिया गया है, जिससे कि हमारा जो है टूरिज्म क्षेत्र विकसित हो। और तो और इस बार जो वर्ष 2023 को विजिट इंडिया ईयर घोषित किया गया है। विजिट इंडिया ईयर घोषित इसलिए भी किया गया है क्योंकि जो 2021 में क्या था कि भीषण कोरोना के वजह से क्या हुआ था कि हमारा जो टूरिज्म है बहुत हेविली प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से क्या है कि इस बार के वर्ष को विजिट इंडिया 2020 ईयर्स घोषित किया गया है। उसके साथ ही साथ हम लोगों को इस बार बाजरे का मिलेट का भी वर्ष घोषित किया गया है, वो अलग बात है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि विजिट इंडिया ईयर रखा गया 2023 को, इससे क्या होगा हमारा जो टूरिज्म है वो उसको बूस्ट अप मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो डेवलप कर रही है 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, है ना। 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट सरकार डेवलप कर रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रमोट इको टूरिज्म। अभी जो सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो इको टूरिस्ट को प्रमोट कर रही है, तो उसके लिए क्या किया है कि एक अमृत धरोहर स्कीम लाया है बजट 2023-24 में। और उसके अलावा मिस्टी भी एक स्कीम लाया है चंदन जी के लिए, जो बजट 2023-24 में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। किसके क्षेत्र में? मैंग्रोव्स के क्षेत्र में। और ये जो अमृत धरोहर है ये आपको वेटलैंड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका हम विस्तार से चर्चा आगे करेंगे, ठीक है।
अब जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टार्टिंग यूनिटी मॉल्स। अब यूनिटी मॉल्स जो है सरकार जो है यूनिटी मॉल की स्थापना कर रही है। यूनिटी मॉल्स की स्थापना किस क्यों कर रही है? जो स्टेट का जो लोकल जो है स्पेशल जो प्रोडक्ट है उसको जो है मान लीजिए कि कहीं दूर दराज है तो उसको एक ऐसे सेंटर पे ला करके रखना जहाँ पे पर्यटकों की पहुंच हो सके। तो वो क्या कर रहे हैं कि यूनिटी मॉल सरकार स्थापित कर रही है। और जो है एक बिल्डिंग एयरपोर्ट्स एंड इम्प्रूविंग रेलवे कनेक्शंस, जैसा कि आप जानते हैं कि दरभंगा में भी नवा नवा एयरपोर्ट की स्थापना की गई है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी डेवलप हुआ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अमृत धरोहर स्कीम के बारे में। इसका जो एम क्या है वो है एम है कि कंजर्व वेटलैंड बाय प्रोमोटिंग देयर ऑप्टिमल यूज। ठीक है, वेटलैंड के कंजर्व के लिए ये प्रोमोट करा। ठीक है, ये स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट 3 ईयर। ये जो स्कीम है ये अगले 3 वर्षों के लिए प्रभावकारी होगा। इसी में हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो सरकार है वो चाह रही है कि वेटलैंड के क्षेत्र में कार्य किया जाए। द स्कीम विल इंक्रीज इको टूरिज्म एंड कार्बन स्टॉक एंड विल ऑल्सो हेल्प द लोकल कम्युनिटीज इन देयर इनकम जनरेशन। ये स्कीम जो है क्या कर रहा है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इको टूरिज्म कहने का सेंस है कि जो वेटलैंड साइट्स है तो वेटलैंड किससे रिलेटेड है, इको टूरिज्म से रिलेटेड है, तो उसके क्षेत्र में बढ़ावा देने का ये काम करेगा। और तो और ये कार्बन स्टॉक क्या होता है कि कार्बन स्टॉक होता है कि जैसे कोई पेड़ पौधा है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कार्बन अवेलेबल होता है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल होता है जो उस पेड़ पौधे में, उसे ही बोलते हैं हम लोग कार्बन स्टॉक है। उसके क्षेत्र में भी ये उसके इम्प्रूव में भी ये काम करेगा। ठीक है, ये इसकी अब जरूरत क्यों पड़ी, अमृत धरोहर स्कीम की हमें जरूरत क्यों पड़ी है? जो हमारा जो 2033 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको प्राप्त करने के लिए, उसके टारगेट को प्राप्त करने के लिए ये जो इसकी हमें जरूरत पड़ी है। These goals were adopted by India along with other UN members in 2015। 2015 में क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ष घोषित किया गया था, जो जैसे कि हर 15 साल पे, जैसे 2000 में भी हमारा एक वर्ष घोषित किया हुआ था जिसको बोला जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 2000 में ये घोषित हुआ था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। 2015 में भी हमारा जो घोषित हुआ था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 डिफरेंट एस्पेक्ट डिफरेंट आयाम के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो उसी के क्षेत्र में ये अभी 2030 तक काम चलेगा, उसी के क्षेत्र में काम चलेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। तो एसडीजी एम्स टू प्रोवाइड पीस एंड प्रोस्पेरिटी। एसडीजी क्या है, एसडीजी का जो एम क्या है कि पीस और प्रोस्पेरिटी वो प्रोवाइड करे। अमृत धरोहर स्कीम विल हेल्प इंडिया टू अचीव देयर एसडीजी गोल। वो तो है ही, उसी के लिए तो वो लाया ही गया है कि जो हमारा जो अचीव है गोल जो है उसको अचीव किया जा सके इन फील्ड ऑफ वेटलैंड एरियाज। चलिए आज हम अब देख लेते हैं हमारा जो एडिटोरियल है जी किशन रेड्डी साहब सिलीगुड़ी में क्या कहे हैं। भारत में पर्यटन के विकास की समग्र नीति तैयार। ठीक है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन के विकास के लिए समग्र पर्यटन नीति तैयार की है। अब हमारा पर्यटन मानचित्र ऐसा होगा जिसमें देश के समस्त पर्यटन स्थल एक दूसरे से जुड़े होंगे, जहां निजता के साथ साथ व्यापकता भी समाहित होगी। नई पर्यटन नीति देश के पर्यटन विकास की परिस्थितियों में सुधार कर रही है, उद्योगों का समर्थन कर रही है। 2047 तक भारत को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की पर्यटन अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट है। पर्यटन के नए आयामों में सिलीगुड़ी व दार्जिलिंग समेत पूरे उत्तर बंगाल में आप जहां भी जाएंगे एक अलग ही दुनिया का दीदार होगा। यह बातें केंद्रीय पर्यटन संस्कृति एवं पूर्वोत्तर विकास मामलों के मंत्री जी किशन रेड्डी साहब ने रविवार को सिलीगुड़ी के निकट न्यू चामटा स्थित मेफेयर टी रिजॉर्ट में आयोजित G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG की द्वितीय बैठक के उद्घाटन सत्र में कही। उन्होंने कहा कि G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यानी पर्यटन कार्य समूह की बैठक भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर है। पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार सिलीगुड़ी शहर में इसकी द्वितीय बैठक का आयोजन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस दूसरे G20 TWG बैठक का विजन घरेलू पर्यटन को मिशन के तौर पर पेश करना है। उन्होंने यह भी बताया कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार विजिट इंडिया 2023 के तहत चल रही है। सिलीगुड़ी में G20 देश एवं आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला ने कहा कि पश्चिम बंगाल एक ऐसी भूमि है जहां से भारत को अपना राष्ट्रगान मिला। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लिए भी एक पसंदीदा पर्यटन स्थल है और इसलिए देश के इस हिस्से में और अधिक विश्व निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए पर्यटन का बुनियादी ढांचा मजबूत कर इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। थैंक यू।